मैं सादत हसन मंटो हूं। मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूं। कभी चाहता हूं कि इसकी तमाम ईंटें परागंदा कर दूं। कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूं। मंटो की जिंदगी उनके अफसानों की तरह ना सिर्फ ये कि दिलचस्प बल्कि मुख्तसर भी थी। महज 42 साल 8 माह और 4 दिन की छोटी सी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मंटो ने अपनी शराइत पर निहायत लापरवाही और लाउबालीपन से गुजारा। इन्होंने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। गैर उर्दू दान तबका उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानता है तो फिक्शन के लिए उसका हवाला मंटो है। अपनी तकरीबन 20 साल अदबी जिंदगी में मंटो ने 270 अफसाने, 100 से ज्यादा ड्रामे, कितनी ही फिल्मों की कहानियां और मकालमे और ढेरों नामवर और गुमनाम शख्सियात के खाके लिख डाले। 20 अफसाने तो इन्होंने सिर्फ 20 दिनों में अखबारात के दफातर में बैठकर लिखे। उनके अफसाने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा देते थे। इन पर कई बार फुश निगारी के मुकदमात चले और पाकिस्तान में 3 महीने की कैद और 300 रुपये जुर्माना भी हुआ। फिर उसी पाकिस्तान ने उनके मरने के बाद उनको मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज से नवाजा। जिन अफसानों को फुश करार देकर उन पर मुकदमे चले, उनमें से बस कोई एक भी मंटो को जिंदा जावेद बनाने के लिए काफ़ी था। बात सिर्फ इतनी थी कि बकौल वारिस अलवी, मंटो की बेलाग और सफ़ाक हकीकत निगारी ने बेशुमार अकायद, मुसल्लिमात और तसव्वुरात को तोड़ा और हमेशा शाले हयात को बरहना उंगलियों से छूने की जुरत की। मंटो के जरिए पहली बार हम इन हक़ाइक़ से आशना होते हैं जिनका सही इल्म ना हो तो दिले नर्म नाजुक और आरामदेह अकायद की तहवील में छोटी मोटी शख्सियतों की तरह जीता है। मंटो ने ख्याली किरदारों की बजाय समाज के हर तबके और हर तरह के इंसानों की रंगारंग जिंदगियों को उनकी नफ्सियाती और जज्बाती तहदारियों के साथ अपने अफसानों में मुंतकिल करते हुए मुआशरा के मखरू चेहरे को बेनकाब किया। मंटो के पास मुआशरा को बदलने का ना तो कोई नारा है और ना ख्वाब। एक माहिर हकीम की तरह वो मरीज की नब्ज देखकर उसका मर्ज बता देते हैं। अब उसका इलाज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है, ये सोचना मरीज और उसके लवाहिकीन का काम है। सादत हसन मंटो 11 मई 1912 ई को लुधियाना के कस्बा समब्राला के एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी गुलाम हुसैन था और वो पेशा से जज थे। मंटो उनकी दूसरी बीवी के बतन से थे और जब ज़माना मंटो की तालीम व तरबियत का था वो रिटायर हो चुके थे। मिजाज में सख्त गिरी थी, इसलिए मंटो को बाप का प्यार नहीं मिला। मंटो बचपन में शरीर, खेलणदे और तालीम की तरफ से बेपरवाह थे। मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद 3rd डिवीजन में इम्तिहान पास किया। वो उर्दू में फेल हो जाते थे। बाप की सख्त गिरी ने उनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा किया। ये बगावत सिर्फ घर वालों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसके दायरा में जिंदगी के तमाम मुसल्लमा उसूल आ गए। जैसे इन्होंने फैसला कर लिया हो कि उन्हें जिंदगी अपनी और सिर्फ अपनी शराइत पर जीनी है। इसी नफ्सियाती गुत्थी का एक दूसरा पहलू लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का शौक था। स्कूल के दिनों में उनका महबूब मशगला अफवाहें फैलाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। मसलन, मेरा फाउंटेन पेन गधे की सींग से बना है, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस को बर्फ के कोट पहनाए जा रहे हैं, या ताजमहल अमरीका वालों ने खरीद लिया है और मशीनों से उखाड़कर उसे अमरीका ले जाएंगे। इन्होंने चंद साथियों के साथ मिलकर अंजुमन अहमकान भी कायम की थी। मैट्रिक के बाद उन्हें अलीगढ़ भेजा गया, लेकिन वहां से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनको दिक्क की बीमारी है। वापस आकर इन्होंने अमृतसर में, जहां उनका असल मकान था, FA में दाखिला ले लिया। पढ़ते कम और आवारागर्दी ज्यादा करते। एक रईसजादे ने शराब से तारुफ कराया और मौसूफ को जुए का भी चस्का लग गया। शराब के सिवा जिसने उनको जान लेकर ही छोड़ा, मंटो ज्यादा दिन कोई शौक नहीं पालते थे। तबीयत में इज़्तिराब था। मंटो का अमृतसर के होटल शिराज में आना जाना होता था। वहीं उनकी मुलाकात बारी यानी अलग से हुई। वो उस वक्त अखबार मुसावात के एडिटर थे। वो मंटो की जहानत और उनके दाखिली इंतशार को भांप गए। इन्होंने निहायत मुखलिसाना और मुशफ़िकाना अंदाज में मंटो को सहाफ़त की तरफ माइल किया और उनको तीर्थराम फिरोजपुरी के नावल छोड़कर ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो की किताबें पढ़ने की तरगीब दिलाई। बाद में मंटो ने खुद एतराफ़ किया कि अगर उनको बारी साहब ना मिलते तो वो चोरी या डाके के जुर्म में किसी जेल में गुमनामी की मौत मर जाते। बारी साहब की फरमाइश पर मंटो ने विक्टर ह्यूगो की किताब द लास्ट डे ऑफ अ कंडेम्ड मैन का तर्जुमा 10-15 दिन के अंदर सरगुज़िश्ते असीर के नाम से कर डाला। बारी साहब ने उसे बहुत पसंद किया, उसकी इस्लाह की
और मंटो साहिबे किताब बन गए। इसके बाद मंटो ने ऑस्कर वाइल्ड के इश्तराकी ड्रामे वीरा का तर्जमा किया, जिसकी इस्लाह अख्तर शिरानी ने की, और मुसव्विदा पर अपने दस्तखत किए, जिसकी तारीख 18 नवंबर 1934 है। बारी साहब उन्हीं दिनों मुसावात से अलग होकर खल्क से वाबस्ता हो गए। खल्क के पहले शुमारे में मंटो का पहला तबाजाद अफसाना 1935 में मंटो बम्बई चले गए। अदबी हलकों में बतौर अफसाना निगार उनका तारुफ हो चुका था। उनको पहली मुलाजमत हफ्तावार पार्स में मिली। तनख्वाह 40 रुपये माहवार थी, लेकिन महीना में मुश्किल से 10-15 रुपये ही मिलते थे। इसके बाद मंटो नज़ीर लुधियानवी के हफ्तावार मुसव्विर के एडिटर बन गए। इन्हीं दिनों इन्होंने हुमायूं और आलमगीर के रूसी अदब नंबर मुरत्तब किए। कुछ दिनों बाद मंटो फिल्म कंपनियों इंपीरियल और सरोज में थोड़े दिन काम करने के बाद सिनेटोन में 100 रुपये माहवार पर मुलाजिम हुए, और इसी मुलाजमत के बलबूते पर उनका निकाह एक कश्मीरी लड़की सफिया से हो गया, जिसको इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। ये शादी माँ के इसरार पर हुई। मंटू की मफरूज़ा बदअतवारियों की वजह से अक़रबा ने उनसे क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। हकीकी बहन बम्बई में मौजूद होने के बावजूद निकाह में शरीक नहीं हुई। बम्बई में क़याम के दौरान मंटो ने रेडियो के लिए लिखना शुरू कर दिया था। उनको 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत मिल गई। यहाँ नून मीम राशिद, कृष्ण चंदर और उपेंद्र नाथ अश्क भी थे। मंटो ने रेडियो के लिए 100 से ज़ायद ड्रामे लिखे। मंटो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। अश्क से बराबर उनकी नोकझोंक चलती रहती थी। एक बार मंटो के ड्रामे में अश्क और राशिद की साजिश से रद्दोकदल कर दिया गया और भरी मीटिंग में इसकी नुक्ताचीनी की गई। मंटो अपनी तहरीर में एक लफ्ज़ की भी इस्लाह गवारा नहीं करते थे। गर्मा गर्मी हुई, लेकिन फैसला यही हुआ कि इस्लाहशुदा ड्रामा ही नश्र होगा। मंटो ने ड्रामे का मुसव्वदा वापस लिया, नौकरी को लात मारी और बम्बई वापस आ गए। बम्बई आकर मंटो ने फिल्म खानदान के शोहरत याफ्ता डायरेक्टर शौकत रिजवी की फिल्म नौकर के लिए मुकालमे लिखने शुरू कर दिए। उन्हें पता चला कि शौकत कुछ और लोगों से भी मुकालमे लिखवा रहे हैं। ये बात मंटो को बुरी लगी और वो शौकत की फिल्म छोड़कर 100 रुपये माहवार पर बतौर मुकालमा नवीस फिल्मस्तान चले गए। यहाँ उनकी दोस्ती अशोक कुमार से हो गई। अशोक कुमार ने बम्बई टॉकीज़ खरीद ली तो मंटो भी उनके साथ बम्बई टॉकीज़ चले गए। इस अरसा में मुल्क तकसीम हो गया था, फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो गए थे और बम्बई की फ़िज़ा भी कशीदा थी। सफ़िया अपने अजीज़ों से मिलने लाहौर गई थीं और फसादात की वजह से वहीं फंस गई थीं। उधर अशोक कुमार ने मंटो की कहानी को नज़रअंदाज करके फिल्म महल के लिए कमाल अमरोही की कहानी पसंद कर ली थी। मंटो इतने बददिल हुए कि एक दिन किसी को बताए बगैर पानी के जहाज़ से पाकिस्तान सुधार गए। पाकिस्तान में थोड़े दिन उनकी आवभगत हुई, फिर एक एक करके सब आंखें फेरते चले गए। पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उनकी कहानी ठंडा गोश्त पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और मंटो को 3 माह की कैद और 300 रुपये जुर्माने की सज़ा हुई। इस पर कुत्ता भी नहीं भौंका। सज़ा के खिलाफ पाकिस्तान के अदबी हलकों से कोई एहतजाज नहीं हुआ। उल्टे कुछ लोग खुश हुए कि अब दिमाग ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी उन पर इसी इल्ज़ाम में कई मुकदमे चल चुके थे, लेकिन मंटो सब में बच जाते थे। सज़ा के बाद मंटो का दिमाग ठीक तो नहीं हुआ, सचमुच खराब हो गया। यार लोग उन्हें पागल खाने छोड़ाए। इस बेकसी जिल्लत व ख्वारी के बाद मंटो ने एक तरह से जिंदगी से हार मान ली। शराब नोशी हद से ज़्यादा बढ़ गई। आमदनी का कोई जरिया कहानियां बेचने के सिवा नहीं था। अखबार वाले 20 रुपये देकर और सामने बिठाकर कहानियां लिखवाते। खबरें मिलती कि हर शनासा और गैर शनासा से शराब के लिए पैसे मांगते हैं। बच्ची को टाइफाइड हो गया, बुखार में तप रही थी। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। बीवी पड़ोसी से उधार मांगकर पैसे लाभ मांग लाईं और उनको दिए कि दवा ले आए। वो दवा की बजाय अपनी बोतल लेकर आ गए। सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शराब छोड़ना तो दूर कम भी नहीं हो रही थी। वो शायद मर ही जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1954 को उन्होंने जफ़र जुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पर लिखा था, 786 कतबा। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। इसके सीने में अफसाना निगारी के सारे असरार व रमूज़ दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। सादत हसन मंटो, 18 अगस्त 1954। इसी तरह एक जगह लिखा, अगर मेरी मौत के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए जाएं और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया जाए जो इकबाल मरहूम के शेरों को दिया जा रहा है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन होगी और मैं इस बेचैनी के पेश नज़र उस सुलूक से बेहद मुतमईन हूँ जो मुझसे रवा रखा गया है।
दूसरे अल्फाज में मंटो कह रहे थे, जलीलो, मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी तहरीरों को इसी तरह बोसे दोगे और आंखों से लगाओगे जैसे मुक़द्दस सहीफ़ों को लगाते हो, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी इस कद्रदानी पर। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 17 जनवरी की शाम को मंटो देर से घर लौटे। थोड़ी देर के बाद खून की क़ै की। रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। अस्पताल का नाम सुनकर बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे अस्पताल ना ले जाओ। थोड़ी देर बाद भांजे से चुपके से कहा, मेरे कोट की जेब में 3.5 रुपये हैं, उनमें कुछ पैसे लगाकर मुझे विस्की मंगा दो। विस्की मंगाई गई। कहा 2 पैक बना दो। विस्की पी तो दर्द से तड़प उठे और गशी तारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस आई। फिर विस्की की फरमाइश की। 1 चमचा विस्की मुंह डाली गई, लेकिन एक कतरा भी हलक से नहीं उतरी। सब मुंह से बह गई। एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही दम तोड़ गए। देखा आपने, मंटो ने खुद को भी अपनी जिंदगी के अफसाने का जीता जागता किरदार बनाकर दिखा दिया, ताकि कौल और अमल में कोई तजाद न रहे। क्या मंटो ने नहीं कहा था, जब तक इंसानों में और सादत हसन मंटो में कमजोरियां मौजूद हैं, वो खुर्दबीन से देखकर इंसान की कमजोरियों को बाहर निकालता और दूसरों को दिखाता रहेगा। लोग कहते हैं ये सरासर बेहूदगी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि मैं बेहूदगियों और खुराफात ही के मुताल्लिक लिखता हूँ। लोग कहते हैं कि मंटो को फोहश निगार कहना उनकी तौहीन है। दरअसल उनको महज अफसाना निगार कहना भी उनकी तौहीन है, इसलिए कि वो अफसाना निगार से ज़्यादा हकीकत निगार है और उनकी निगारिश किसी अजीम मुसव्विर से कम दर्जा की नहीं। ये किरदार निगारी इतनी ताकतवर है कि लोग किरदारों में ही गुम होकर रह जाते हैं और किरदार निगार के आर्ट की बारीकियां पसे पुश्त चली जाती हैं। मंटो अफसाना निगार ना होते तो बहुत बड़े शायर या मुसव्विर होते। मंटो की फ़न्नी खसूसियात सबसे जुदा हैं। इन्होंने अफसाने को हकीकत और ज़िंदगी से बिल्कुल करीब कर दिया और उसे ख़ास पहलुओं और जावियों से कारी तक पहुंचाया। अवाम को ही किरदार बनाया और अवाम ही के अंदाज में अवाम की बातें की। इसमें शक नहीं कि फ़िक्शन में प्रेमचंद और मंटो की वही हैसियत है जो शायरी में मीर और गालिब की।